नमस्कार साथियों, आज हम दुष्कर्मी कहानी के दूसरे भाग यानी जो हमने कहानी पढ़ी थी उससे आगे की कहानी को हम आज पढ़ेंगे। पूर्व में हमने बात की थी कि किस प्रकार उस अपरिचित व्यक्ति ने अपने जीवन के माध्यम से एक व्यक्ति किस प्रकार भलमानुस दुष्कर्मी में परिवर्तित हो जाता है, उसकी कहानी की शुरुआत उन्होंने की थी। वह बताता है कि किस तरह उसके मन का उमंग और उल्लास उन मृत्यु एक के बाद एक जो मृत्यु हुई थी उसके परिवार में, उससे उसका मन किस तरह से विषाक्त हो चुका था और अब कोई भी मृत्यु का समाचार पाते ही उसका मन खिन्न होने के बजाय उसकी आत्मा उल्लासित हो उठती थी। और आप लोग मेरी इस बात पर विश्वास कीजिए कि बारातों में सम्मिलित होने पर मेरे मन में वर्णातीत उदासी छा जाती थी, पर किसी की शव यात्रा के अवसर पर मेरे रोम रोम में ऐसा उत्साह समा जाता था, ऐसी चेतना जाग पड़ती थी कि मुझे उसका ख्याल करके स्वयं आश्चर्य होता था। शमशान में जाकर चिता बनाने में मैं सबसे ज़्यादा मुस्तैदी से काम करता था और आग लगाए जाने पर अत्यंत क्षुब्ध दृष्टि से मृत मनुष्य को जलते हुए देखता और देख देख कर मेरे हर्ष का पारावार न रहता। यानी अपने प्रियजनों की मृत्यु एक के बाद एक लगातार होने के बाद उस व्यक्ति की मनोदशा ऐसी हो गई थी कि अब उसे किसी भी तरीके की सकारात्मक ऊर्जा अच्छी नहीं लगती थी, और जब कोई नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती थी तो उसके मन को परम आनंद की प्राप्ति होती थी। मस्तिष्क का गुदा अथवा हाथ पांव की चर्बी अथवा हृदय का रक्त जलने पर जब चटकने की आवाज़ होती, तब तब मेरे हृदय में आनंद का सा विस्फोट होता। अगर रात का समय होता तो अंधकार में निर्धूम चिताग्नि की लपलपाती हुई लटों का प्रज्वलित प्रकाश देखकर जो उद्दीप्त उल्लास मेरे अणु अणु में व्याप्त हो जाता था, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उस आनंद के आगे मुझे ब्रह्मानंद भी तुच्छ जचता था। एक सोचने वाली बात यह भी है कि उस अपरिचित व्यक्ति के साथ जो घटनाएं घटित हुई थी कि परिवार का एक भी सदस्य शेष नहीं था, और जितने भी व्यक्तियों की उसने सेवा परिचर्या की उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। तो उस कठोर समय और उस कठोर स्थिति से उसकी मानसिक स्थिति इतनी जटिल हो गई थी कि अब उसे जो जीवन की नश्वरता थी कि जीवन एक दिन समाप्त हो ही जाना है, मनुष्य को एक दिन मर जाना है, जो ये अटल सत्य था, कहीं ना कहीं वह उसको जान चुका था। वो बताता है कि मेरी ऐसी मानसिक स्थिति बहुत दिनों तक बनी रही। उन दिनों में सबकी मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठता था। किसी भी व्यक्ति में लेश मात्र भी स्वास्थ्य संबंधी कोई गड़बड़ी मुझे दिखाई देती तो मैं तत्काल मन ही मन यह कल्पना करने लगता कि उसके थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं। अब उसका बात करना, हंसना, खुशी मनाना व्यर्थ है। किसी का लड़का पैदा होता और मुझे वह दुबला पतला नजर आता तो मैं सोचता कि शीघ्र ही उसे क्षय रोग धर दबाएगा और उसके माँ बाप उसे देख देख कर व्यर्थ ही निहाल हो रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। गरज यह कि बच्चे में, बूढ़े में, स्त्री में, पुरुष में, पृथ्वी में, आकाश में, सर्वत्र मृत्यु की छाया मेरी आँखों के आगे नाच रही थी। तो ये सारी उसकी मानसिक स्थिति है जिसमें परिवर्तन होता है एक बार। और परिवर्तन किस तरह से होता है कि लेखक को कहीं भोज का निमंत्रण मिलता है और वहाँ पर वह जाता है। जब भोजन समाप्त हो जाता है तो संगीत मंडली वहाँ पर एक होती है जिसमें एक 13 वर्षीय जो बालिका होती है वो सज्जनों के अनुरोध पर हारमोनियम के पास आकर बैठती है और एक गीत गाती है। पतली दुबली, आप अनुमान लगा सकते हैं, 13 वर्ष की बच्ची, एक छोटी ही बच्ची थी और उसने एक बैजनी रंग की दामी साड़ी पहनी हुई थी, यानी महंगी साड़ी पहनी हुई थी, जिससे यह पता लग रहा था कि वह किसी संस्कारी और अच्छे परिवार की लड़की है। यहाँ पर उसके बारे में, पूरे उसके रंग ढंग के बारे में लेखक ने एक एक चीज़ बताई हुई है। उसकी आंखें कैसी थी, उसका परिवेश कैसा था, किस तरीके के परिधान थे, वो सारी चीज़ें। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि वो गाना स्टार्ट करती हैं। तो जब वो गाना शुरू करती है
तो उसका गला बड़ा ही सधा हुआ होता है और वो पीलू गाना शुरू करती है। सारी सभा में स्तब्धता छा जाती है। उसके लचीले गले में ऐसा दर्द था कि मालूम होता था सारा वायुमंडल निखिल विरह की करुण वेदना में मंद मधुर रो रहा था। सारी जनता को विहल विभ्रांत करते हुए उसने और भी 2-1 गाने गाए। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो पलंग पर लेटकर बहुत देर तक नवीन अनुभूति से सिसक सिसक कर रोता रहा। रोने में इतना आनंद है, यह बात मुझे पहली बार मालूम हुई। मृत्यु की अच्छेद्य माया भेद करके उस दिन मैं जीवन के प्रांगण में बहुत दिन बाद पांव रखने में सफल होने पर पूर्ण प्रसन्न था। यानी इस घटना ने लेखक के मन के जो पूर्व के भाव थे, जो नकारात्मकता थी, उसको समाप्त कर दिया। दूसरे दिन सुबह को मैं फिर किसी बहाने अपने मित्र के यहाँ गया। पिछले दिन भरी सभा में उस लड़की को देखा था, आज व्यक्तिगत रूप से उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने मित्र से, जिसका नाम रामेश्वर प्रसाद था, मैंने पूछा कि वह लड़की कौन है, तो इस तरह से उसके बारे में परिचय मिल जाता है कि वह उनकी कोई रिश्तेदार होती है और काफ़ी अच्छे परिवार से होती है। ठीक है, तो तब रामेश्वर बाबू के आग्रह पे एक बार पुनः गीत गाया जाता है। उस अपरिचित लड़की का नाम सरला होता है। बिना किसी आपत्ति के टिमटिमाते हुए तारों की तरह विस्मृत और स्निग्ध दृष्टि से उसने मुझे एक बार घूरा और उसके बाद वो बैठ गई और उसने वो गाना अपना शुरू किया। इस बार उसने आशावरी जो था उसे गाया और अपने जीवन में जो कभी इस रागनी को सुनकर थकित नहीं हुआ था, उस दिन बहुत दिनों के बाद मुझे आशावरी सुनने का अवसर मिला था। मेरे हृदय का प्रत्येक रक्तकण उसे सुनकर नाचने लगा। इसके बाद एक आधा गाना उसने और सुनाया और रामेश्वर बाबू को धन्यवाद देकर लड़की के प्रति मूक कृतज्ञता प्रकट करके मैं भाव विभोर होकर वहाँ से चला गया। अगर कोई आदमी मेरी इस बात से यह समझ बैठे कि सरला के प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया था, तो यह भयंकर भूल होगी। इसमें संदेह नहीं कि प्रेम के लक्षण करीब करीब ऐसे ही होते हैं, पर मेरे हृदय का वास्तविक भाव प्रेम नहीं, उससे भी बढ़कर था अपरिसीम श्रद्धा। श्रद्धा और प्रेम को रामचंद्र शुक्ल जी ने भी बहुत अच्छे से परिभाषित किया है अपने निबंध में। उन्होंने यह कहा है कि प्रेम जो है किसी एक व्यक्ति विशेष से हो सकता है, लेकिन श्रद्धा जो होती है वो इसका क्षेत्र बड़ा विशाल होता है। हजारों लोगों को किसी एक व्यक्ति पर श्रद्धा हो सकती है। इसीलिए प्रेम से श्रेष्ठ श्रद्धा को बताया गया है। प्रेम में घनत्व तो अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, ये उनकी एक कोटेशन भी है। अब सरला जो है इस तरह से वो चली गई, लेकिन लेखक के मन में एक छाप सी छोड़ गई। जीवन के प्रति एक ललक पैदा करके वो वहाँ से चली गई। उसके बाद सरला के दर्शन उन्हें दोबारा नहीं हुए और लेखक भी तो अपनी रोग शोक मृत्यु की जो क्लांत छाया उसके आसपास हमेशा मंडराती थी, वो क्षय रोग का भूत एकदम से उसके मन से अब हट गया। 3 वर्ष तक लगातार मैं प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी क्षण सरला का ध्यान एक बार अवश्य कर लेता था, विशेष करके स्निग्ध विषाद से पीली पड़ी हुई स्वर्ण संध्या के समय। यानी लेखक के जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव इस दौर पे हुए। 4थे वर्ष के प्रारंभ में मुझे खबर मिली कि सरला रामेश्वर बाबू के यहाँ आई हुई है। यह भी मालूम हुआ कि वह बीमार है और वह अपरिचित व्यक्ति दूसरे दिन ही रामेश्वर बाबू के यहाँ चला जाता है। वहाँ देखता है कि उसको फीवर मिक्सचर या कुनैन के सेवन से 2-1 दिन बाद वो ठीक हो जाएगी, उसे ऐसा लगता है। पर रामेश्वर बाबू की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सिर भिन्नाने लगा। उन्होंने कहा कि उसे टीबी हो गया है। टीबी यानी वही क्षय रोग जिसने मेरे पूरे परिवार को समाप्त कर दिया था। वह क्षय रोग जिसके आतंक से मैं बड़ी मुश्किल से त्राण पा रहा था। उसी रोग ने उस लड़की को भी धर दबाया जिसने मुझे अपने व्यक्तित्व की आध्यात्मिकता से, मृत्यु के बंधन से मुक्त किया था। कांपती हुई आवाज़ से मैंने रामेश्वर बाबू से पूछा, क्या मैं भीतर जाकर उसे देख सकता हूँ? रामेश्वर मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गया जहाँ सरला पलंग पर चित्त लेटी पड़ी थी। कहाँ गई उसकी आंखों की वह आध्यात्मिक मनोहरता, कहाँ गई वह विस्मित भावुकता। हड्डियों के ढांचे के भीतर कटोरों के नीचे घुसे हुए 2 प्रकाश बिंदु उसके प्रेत मुख को और भी अधिक भयावह रूप दे रहे थे। मैं बहुत जल्दी उस कमरे से बाहर निकल आया। मालूम हुआ कि सरला की माँ या बहन कोई नहीं है, इसलिए रामेश्वर बाबू की स्त्री ने उसकी परिचर्या का भार अपने ऊपर लिया है।
उसके पिता एक उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी थे। कुछ दिनों बाद लंबी छुट्टी लेकर वे भी रामेश्वर बाबू के यहाँ आ गए। 3 महीने तक सब लोगों ने मिलकर सरला की यथेष्ट परिचर्या की। अंत में राम नाम की सच्चाई की महिमा का नारा लगाते हुए हम उसे शमशान ले गए। जिस चित्त ने कभी मेरे मन को चितानंद का आभास झलकाया था, वह किस अवस्था को परिणत हो गया, उसकी विभीषिका का ठीक ठीक चित्र खींचना असंभव है। इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर इस घटना से मेरे मन में फिर मृत्यु का भूत इस प्रबलता से सवार हुआ कि अब मेरे पागल होने की नौबत आ पहुंची। रूपक के अर्थ में नहीं, वास्तविक अर्थ में पागलपन के भय ने मुझे जकड़ लिया। मैंने सोचा कि पागल होने से आत्महत्या बेहतर है। इस तरह वह व्यक्ति पुनः उसी विषाद, उसी अंधकार, उसी मृत्यु के भय के चिरा अंधकार में डूब गया जो 3 वर्ष पहले था। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी अपनी चरम की ओर बढ़ रही है। अब क्या होता है वो खुद कह रहा है, देखो, अंत में मेरे परिपूर्ण पतन का चरम अवसर आ ही पहुंचा। एक तंग गली के भीतर जिस मकान में मैं रहता था, उसके सामने वाले मकान में एक 15-16 वर्ष की लड़की नित्य अपने छज्जे से मुझे नाना चंचल हाव भाव दिखाया करती थी। पहले मैं उसकी ओर दृष्टि पड़ते ही घृणा से मुंह फिरा लिया करता था, पर अब मेरे मन में पाप के कीड़े ने घुसकर मेरे दृष्टिकोण को ही एकदम बदल डाला था। इसलिए मैं भी अब उसके प्रति आकर्षित होने लगा, यहाँ तक कि आंखों के भाव से प्रेम भी जताने लगा। उसे मेरा मनोभाव भांपने में देर न लगी। वह द्विगुण उत्साह से अपना हास विलास व्यक्त करने लगी। इस तरह अब उसके जीवन में एक और महिला आ जाती है। मैंने धीरे धीरे उसके मकान के पुरुषों के साथ घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की। मेरा आना जाना वहाँ बराबर होने लगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी मरता क्या न करता की सी मानसिक अवस्था हो रही थी। मेरे पहले जीवन का व्यक्तित्व एकदम दब चुका था और एक दूसरा ही व्यक्तित्व परिपूर्ण प्रवेग से जोर बांध रहा था। जिस प्रकार सोमेबुलिज्म, निद्रा विचरण का जो रोग होता है, जिसमें नींद में चलता है आदमी, उसे पता नहीं होता है जागने पर कि उसने क्या किया, ऐसी ही स्थिति में वह भी होता है। मेरा असली व्यक्तित्व जिस प्रकार के आवरण के साहस का कयास भी नहीं लगा सकता था, मेरा दूसरा व्यक्तित्व उस समय बलपूर्वक मुझे उसी को अंत तक सफलतापूर्वक करने के लिए उकसा रहा था। यानी इसी लड़की के साथ इस तरह से व्यवहार करना, ये उसका असली व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन कब उसका असली व्यक्तित्व समाप्त हो गया और वह इस तरीके के कार्य करने लगा, वह खुद भी नहीं जान पाया। अर्थात मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि उस लड़की को जिस उपाय से भी हो भगा ले चलूँगा। मैं नपे तुले निश्चित पगों से इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर आगे बढ़ता चला जाता था। मैंने मौका देखा। अंत में एक दिन, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि एक रात, अवसर पाकर उसे भगा ही ले गया। किसी उपाय से और कैसे, यह बताने के लिए समय नहीं है और न ही विशेष आवश्यकता। हम दोनों बनारस में एक गुप्त गली के भीतर रहने लगे। कुछ दिनों के खर्च के लिए मेरे पास रुपया था। उसके अतिरिक्त लड़की भी अपने साथ बहुत सा रुपया और अपनी माँ की संदूक से चुरा कर लाई थी और गहने भी उसके पास पर्याप्त थे। हाँ, मैं यह कहना ही भूल गया कि लड़की बाल विधवा थी। उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा और न चाहती ही, केवल इतना ही सूचित कर देना चाहता हूँ कि वह मेरी स्वजातीय नहीं थी, अर्थात कायस्थ कुल में उसका जन्म नहीं हुआ था। कुछ भी हो, बनारस में हम दोनों बड़े ही प्रेम पूर्वक और आनंद से रहने लगे। कभी कभी बीच में मेरा असली व्यक्तित्व जब कुछ क्षण के लिए सचेत हो उठता तो मैं सिहर उठता था, पर वह लड़की मुझ पर पूरा भरोसा करके निश्चिंत थी और अपने संपूर्ण हृदय से मुझे प्यार करके मेरे संग में परम संतुष्ट थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उस अनुचित संबंध से उसकी आत्मा में कभी एक क्षण के लिए भी द्वंद्व न मचा होगा। अपने माँ बाप को छोड़ने का दुख वह लेस मात्र भी अनुभव नहीं कर रही थी। उसे प्रतिपल केवल इस बात की चिंता रहती थी कि मैं सुखी होकर आराम से रहूं। मेरी छोटी से छोटी आवश्यकता पर इस उत्सुकता से ध्यान देती कि मैं गर्व से फूला न समा था। इसलिए पास पड़ोस की स्त्रियों ने बिना किसी संदेह के मेरी प्रेमिका के साथ आकर हेल मेल बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके पुरुषों के साथ मेरा भी परिचय हो गया। वे लोग मुझे अक्सर भोजन इत्यादि निमंत्रण में बुलाया करते थे। फलतः मुझे भी बदले में उन्हें बुलाना पड़ता था। पर्दे का पक्षपाती मैं बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी योग्यताओं और
अपने प्रति उस लड़की के प्रेम का पूरा विश्वास था, पर वह पर्दे का संस्कार नहीं छोड़ सकती थी और मेरे मित्रों के आगे घूंघट निकाल कर रहती थी। मैंने निश्चय कर लिया कि उसकी यह आदत मैं छुड़ाऊंगा। धीरे धीरे अंत में मैंने उसकी वो आदत छुड़ा दी, यानी अब वो पर्दा हटाकर रहने लगी। पहले तो मैं उससे इस बात पर नाराज़ रहता था कि वह पर्दा करती है। अब देखो बदलाव कैसे आते हैं। अब जब वह पर्दा हटाने लगी तब मेरी नीच प्रवृत्ति में संदेह का कीड़ा जन्म लेने लगा। अब मतलब ये है कि पहले तो वो उससे कहता है कि तुम बदलो, और जब वो बदलती है तो उसके मन में शक पैदा हो जाता है। परिचित सज्जनों में से एक विशेष व्यक्ति के प्रति उसकी घनिष्ठता बढ़ रही है, यह वहम मेरे मन में घुन की तरह बैठ गया। इस जू ने बढ़ते बढ़ते भैंस का रूप धारण कर लिया और मैं अत्यंत खिन्न हृदय से यह सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उस लड़की का प्रेमावेश अब मुझे एकदम कड़वा और विषैला जान पड़ने लगा। साथ ही मैं यह भी जानता था कि मेरे प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आई है और वह अब भी मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करती है। पर ईर्ष्या का घातक कीट जहाँ एक बार मस्तिष्क में और मन में घुस जाता है तब अनर्थ करके ही छोड़ता है। मेरी बेचैनी बढ़ती चली गई और अंत में असहनीय हो उठी। तब मैंने उसे सदा के लिए त्याग कर भाग जाने का निश्चय किया। उसकी प्रेम भरी उत्सुक और सदा भाव गदगद रहने वाली आँखों की कृतज्ञ दृष्टि का स्मरण मेरी अंतरात्मा को बार बार पीड़ा करके मुझे अपने निश्चय से विचलित करने की चेष्टा करता था, पर मैंने अपने जी को कड़ा करने की ठान ली। आखिर एक दिन मैं उसे उस परदेश में निसहाय अवस्था में अकेली छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दिनों बाद बनारस के एक समाचार पत्र से मुझे मालूम हुआ कि उसने, यानी उसका नाम उसमें छपा हुआ था, आत्महत्या कर ली है। इस समाचार से मेरे चित्त की जो अवस्था हुई उसका वर्णन करना आवश्यक है। तब से पल पल एक ही भावना, केवल उसी की स्मृति तिल तिल करके मेरे हृदय को चाटती है। जिसके प्रेम को दुनिया ने और मैंने पापमय समझा था, आज एकमात्र उसी के चिंतन में मेरा रोम रोम व्याकुल है। मेरी प्राथमिक जीवन की सब पवित्र अनुभूतियों को डुबोकर केवल वही एक पाप मेरे मनोगगन में सारे विश्व को अपनी महिमा से आच्छन्न किए हुए है। यदि हम दोनों के उस प्रेम का अंत इस प्रकार दुखात्मक न होता तो शायद उसके महत्व से भी मैं कभी परिचित नहीं हो पाता। मेरी पापात्मा को समुचित दंड ही मिला है। मैं दुष्कर्मी हूँ और अवश्य ही आप लोगों की घृणा के योग्य हूँ। फिर भी आप पर मेरा दिमाग खराब होने लगा है। बीच बीच में मैं कुछ महीनों के लिए मेरा मस्तिष्क बिगड़ जाता है और मैं घर और बाहर उपद्रव मचाने लगता हूँ। पागल खाना भेजे जाने पर फिर कुछ दिनों में स्वस्थ हो उठता हूँ। 2 बार बरेली के पागल खाने में भर्ती हो चुका हूँ। आज फिर पागलपन के पूर्ण लक्षण दिमाग के भीतर मालूम कर रहे हैं, इसीलिए अब जाता हूँ। यह कहकर वह रहस्यमयी व्यक्ति बिना किसी का अभिवादन किए तत्काल उठकर बाहर चला गया। यद्यपि बाहर जोर का पानी बरस रहा था, हम लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। टंडन जी ने जब मुझसे पूछा कि वह व्यक्ति कौन है तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। मैं यह सोचे बैठा था कि टंडन जी के परिचित व्यक्तियों में से कोई होगा और स्वयं टंडन जी उसका परिचय जानना चाहते थे। तब से फिर वह कभी मुझे नहीं दिखाई दिया। किस रहस्यमयी लोक से वह आया था और कहाँ गया, मैं कभी इस बात का पता लगाने में समर्थ न हुआ हूँ। यानी यह कहानी जो है, दुष्कर्मी, पाप पुण्य, सही गलत क्या होता है, वो अपरिचित व्यक्ति अपने माध्यम से इसके विषय में एक विचार बताकर चला जाता है। यानी मैं और टंडन जी जो डिस्कशन कर रहे होते हैं समाज की दुर्व्यवस्था, इन चीज़ों के बारे में, व्यक्ति के पतन के बारे में, तो वो कैसे होता है अपनी खुद की कहानी के माध्यम से वह परिचित व्यक्ति बताकर चला जाता है। तो आज की कहानी थी हमारी दुष्कर्मी जो समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।